आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह हमारी चिंतन धारा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह विषय है स्वदेशी। इस विषय को यथार्थ रूप में समझने के लिए आवश्यक है कि हम स्वदेशी की अवधारणा को भली भांति स्पष्ट करें। स्वदेशी क्या है, स्वदेशी का अर्थ क्या है और हमारे जीवन में स्वदेशी का महत्व क्या है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम विचार करेंगे। स्वदेशी की वास्तविक अवधारणा को समझे बिना स्वदेश के भाव को समझ पाना संभव नहीं। स्वदेशी शब्द दो पदों के मेल से बना है, स्व और देशी। स्व का अर्थ है आत्मा, चेतना अथवा स्वयं का बोध, और देशी का अर्थ है देश अथवा अपने समाज से संबंधित। अतः स्वदेशी का वास्तविक अर्थ हुआ स्व का बोध करना, अपने आत्मस्वरूप को जानना और उसी के अनुसार जीवन, व्यवहार तथा उत्पादन की व्यवस्था करना। आज के समय में स्वदेशी का अर्थ केवल अपने देश के माल का व्यापार करना अथवा देशी उत्पादों का प्रयोग करना समझ लिया गया है, परंतु ये परिभाषा अधूरी और सीमित है। स्वदेशी केवल आर्थिक व्यवहार का नहीं, बल्कि आत्मबोध, संस्कृति और धर्मपरक जीवन का भी प्रश्न है। धर्म से लेकर अर्थ, काम और मोक्ष तक की भारतीय चिंतन परंपरा का आधार ही स्वदेशी है। भारतीय दर्शन में धर्म के उपरांत अर्थ को स्थान दिया गया है। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य सूत्र 1-6 में कहा है, ग्रेटर दैन सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियजय, इंद्रियजयस्य मूलम विनय, विनयस्य मूलम विदोपसेवा। अर्थात सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल राज्य है, राज्य का मूल इंद्रियों पर विजय है, इंद्रियजय का मूल विनय है और विनय का मूल वृद्धजनों की सेवा है। ये श्लोक केवल नीति नहीं अपितु सनातन दर्शन की आधारशिला है। इसे समझे बिना स्वदेशी की वास्तविक अवधारणा को समझना संभव नहीं। विगत अनेक वर्षों से यह धारणा फैलाई गई कि विदेशी कंपनियों के उत्पादों का बहिष्कार ही स्वदेशी है अथवा केवल भारतीय कंपनियों के उत्पादों का प्रयोग करना ही स्वदेशी भाव है। परंतु ये दृष्टिकोण अधूरा और सीमित है। स्वदेशी की भावना इससे कहीं अधिक व्यापक है। ये हिंदू समाज की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना का मूलाधार है, जो पुनर्तः विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड है। सनातन आर्थिक चिंतन भी विकेंद्रीकृत है, जिसमें राज्य और समाज दोनों के कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। राज्य का धर्म क्या है और समाज का धर्म क्या है, इन दोनों की सीमाएं निर्धारित हैं। सामान्य परिस्थितियों में एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं होता। यही संतुलन स्वदेशी चिंतन का भी आधार है। स्वदेशी का तात्पर्य है स्वभाषा का प्रयोग करना, स्वाधारित वस्तुओं का उपयोग करना, ग्राम और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना तथा स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना। समाज के सहयोग से ही ऐसी व्यवस्थाएं चलती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी बिस्किट बनाती है और वहीं हमारे गांव का व्यक्ति नानकटाई अथवा घर में बने बिस्किट तैयार करता है, तो स्वदेशी भाव यही होगा कि हम उस स्थानीय उत्पाद को प्राथमिकता दें। जिस प्रकार हम पैकेटबंद आटे की अपेक्षा अपने गांव की चक्की पर गेहूं पिसवाते हैं अथवा गांव की तेल मिल से सरसों का तेल लेते हैं, यही स्वदेशी का जीवंत उदाहरण है। अर्थात छोटे छोटे कुटीर उद्योगों, घरेलू उत्पादों और स्वावलंबी आर्थिक इकाइयों को प्रोत्साहित करना ही सच्चा स्वदेशी है। इसका यह अर्थ नहीं कि बड़ी भारतीय कंपनियों के उत्पाद लेना अनुचित है, किंतु हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम 30% उत्पाद छोटे उद्योगों, ग्राम घरों अथवा स्थानीय उद्यमों से लिए जाएं। बहुत से ऐसे उत्पाद होते हैं जिनमें जटिल तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम अपने स्थानीय स्तर पर बनाकर अथवा खरीदकर समाज और राष्ट्र की आत्मनिर्भरता को सशक्त कर सकते हैं। यही स्वदेशी का वास्तविक भाव है, स्व से देश तक, आत्मा से समाज तक, धर्म से अर्थ तक संपूर्ण जीवन का भारतीय मार्ग। वेदों में स्वदेशी का आधार। भारतीय संस्कृति में स्वदेशी का भाव उतना ही प्राचीन है जितना स्वयं वेद। वेदों ने मनुष्य और समाज के संबंध को केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप में देखा है। ऋग्वेद में कहा गया है, ग्रेटर दैन कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात अपने सत्कर्मों और परिश्रम से संपूर्ण विश्व को आर्य श्रेष्ठ बनाओ। यह मंत्र यह सिखाता है कि श्रम और सृजन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए होने चाहिए। यही स्वदेशी का प्रथम सूत्र है, जो कर्म अपने समाज और राष्ट्र को सशक्त करे वही श्रेष्ठ है। अथर्ववेद में राष्ट्र की समृद्धि के लिए कहा गया है, ग्रेटर दैन माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, अर्थात भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। जब यह भाव मनुष्य के हृदय में होता है तब वह भूमि से, उसके उत्पादन से और उसके संसाधनों से ऐसा व्यवहार करता है जैसे पुत्र अपनी माता से करता है, आदर, प्रेम और संरक्षण के साथ। यही स्वदेशी का आध्यात्मिक आधार है। यजुर्वेद में कहा गया है, ग्रेटर दैन तेरे कर्म तेरे राष्ट्र के उत्थान हेतु हों। ये वाक्य स्पष्ट करता है कि प्रत्येक व्यक्ति का श्रम, उत्पादन और व्यापार राष्ट्रहित के अनुरूप होना चाहिए। अर्थात आर्थिक क्रिया का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन और सामूहिक कल्याण हो। इस प्रकार वेदों में स्वदेशी की अवधारणा राष्ट्र धर्म से अभिन्न रूप में जुड़ी है। वेद कहता है, व्यक्ति, समाज और प्रकृति तीनों एक ही जैविक तंत्र के अंग हैं। जब उत्पादन और उपभोग इन तीनों के सामंजस्य से होता है, वही स्वदेशी है।
भारतीय जीवन में स्वदेशी का रूप। वेदों की यह भावना बाद में ग्राम स्वराज्य और विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हुई। भारत का प्रत्येक ग्राम एक आत्मनिर्भर इकाई था, जहां किसान, बुनकर, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, तेली, चरवाहा सब अपने कौशल से समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। ये व्यवस्था केवल आर्थिक नहीं थी, ये सामाजिक और धार्मिक दायित्व भी थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रम को यज्ञ का अंग मानता था। यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोयम कर्मबंधनः, अर्थात जब कर्म यज्ञभाव से होता है तब वह बंधन नहीं बनता, वही सृजन बनता है। भारत के नगर और ग्राम किसी केंद्र से नियंत्रित नहीं होते थे, वे स्वायत्त और स्वावलंबी थे। ये स्वदेशी का मूर्त स्वरूप था, सत्ता का विकेंद्रीकरण और समाज का आत्मनियंत्रण। औपनिवेशिक काल में स्वदेशी का पुनर्जागरण। औपनिवेशिक काल में जब अंग्रेजों ने भारत को औद्योगिक रूप से अपाहिज बनाना चाहा, तब उन्होंने सबसे पहले इसी स्वदेशी ढांचे को तोड़ा। उन्होंने स्थानीय उद्योगों को नष्ट कर दिया, गांव की अर्थव्यवस्था को समाप्त किया और भारत को विदेशी वस्तुओं का बाजार बना दिया। उस काल में स्वदेशी आंदोलन केवल आर्थिक विद्रोह नहीं था, वह आत्मसम्मान का पुनर्जागरण था। जब बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ, तब लोगों ने न केवल विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, बल्कि अपने ही गांवों और कस्बों में चरखा चलाकर वस्त्र तैयार किए। वह आंदोलन एक भाव बन गया, अपने श्रम पर, अपने उत्पाद पर, अपने स्वत्व पर विश्वास। रवींद्रनाथ ठाकुर ने लिखा, ग्रेटर दैन स्वदेशी केवल वस्त्र का प्रश्न नहीं, आत्मा का प्रश्न है। महात्मा गांधी ने भी इसी भाव को अपनाया और चरखा को आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बनाया। उनका कहना था, ग्रेटर दैन स्वदेशी का अर्थ है अपने पास जो है उसी से सर्वोत्तम निर्माण करना। स्वदेशी का वर्तमान स्वरूप। आज वही स्वदेशी भाव फिर से आवश्यक हो गया है, क्योंकि उपभोक्तावादी व्यवस्था ने मनुष्य को आत्मनिर्भर नहीं अपितु निर्भर बना दिया है, कंपनियों पर, बाजार पर और विज्ञापनों पर। स्वदेशी का अर्थ केवल विदेशी वस्तु का विरोध नहीं, बल्कि स्वावलंबन की उस जीवनशैली का पुनरुत्थान है जिसमें व्यक्ति अपने श्रम और अपने समाज की सामर्थ्य पर विश्वास करता है। यदि गांव का व्यक्ति बिस्किट बनाता है और वही वस्तु कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी पैक करके बेचती है, तो स्वदेशी दृष्टि यही कहेगी कि उस गांव के व्यक्ति का बिस्किट खरीदना ही सच्चा राष्ट्रधर्म है। जब हम गांव की चक्की से आटा पिसवाते हैं या अपने क्षेत्र की तेल मिल से तेल लेते हैं, तो वह केवल क्रय विक्रय नहीं होता, वह उस सामाजिक ताने बाने को जीवित रखने का प्रयास होता है जो भारत की आत्मा है। स्वदेशी की भावना यही कहती है कि समाज के विकास में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका हो। बड़ी कंपनियों के अस्तित्व का विरोध नहीं, परंतु हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे उपभोग का एक अंश कम से कम 30% स्थानीय उत्पादों से जुड़ा हो। यह न केवल आर्थिक निर्णय है, बल्कि सांस्कृतिक कर्तव्य भी है। स्वदेशी केवल मेड इन इंडिया का नारा नहीं, बल्कि वह दृष्टि है जो कहती है, जो अपने श्रम, अपनी भूमि, अपनी भाषा और अपने धर्म से जुड़ा है, वही स्थायी और सशक्त है। इसलिए स्वदेशी का संदेश व्यक्ति से आरंभ होकर समाज तक जाता है और समाज से राष्ट्र तक। यह आत्मनिर्भरता की वह भावना है जो भौतिक समृद्धि से पहले आत्मसम्मान को प्राथमिकता देती है। स्वदेशी और राष्ट्रीय सुरक्षा का अटूट संबंध। अब हम सबको स्वदेशी की अवधारणा स्पष्ट हो गई है। अब हमें ये समझना है कि स्वदेशी को लेकर राज्य और समाज को क्या करना चाहिए। इस देश में 3 बातें अत्यंत आवश्यक हैं। पहली है रक्षा क्षेत्र, डिफेंस सेक्टर का आत्मनिर्भर होना। हमारे देश में स्वदेशी वायुयान इंजन बने, स्वदेशी टैंक और स्वदेशी गोला बारूद का निर्माण हो। इस देश में एक विषय प्रायः चर्चा में रहता है कि हिंदू समाज एक नहीं है, इसी कारण यह समाज शताब्दियों तक पराधीन रहा। परंतु गुलामी का ये कारण प्रमुख नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि महाभारत युद्ध के पश्चात हमारे ऋषियों ने रक्षा निर्माण और शोध कार्य को रोक दिया। परिणामस्वरूप विदेशी शक्तियां रक्षा उत्पादों के निर्माण, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में हमसे बहुत आगे निकल गईं। उदाहरण के लिए, बाबर भारत में इसलिए विजयी हुआ क्योंकि उसके पास उस समय आधुनिक तोपखाना था, जबकि हम तलवार और भाले से लड़ रहे थे। अंग्रेज इसलिए विजयी हुए क्योंकि उनके पास मशीन गन थी और हमारे पास अभी भी तीर धनुष, भाले और तलवारें थीं। आज का युग 6th जनरेशन वॉरफेयर का है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग का युग है। इस तकनीकी युग में आज भी हमारे पास स्वदेशी वायुयान का इंजन नहीं है। हम इंजन के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। तेजस परियोजना इसी कारण वर्षों से प्रभावित है, क्योंकि अमेरिका वर्ष में केवल 2 इंजन की डिलीवरी करता है। वहीं हमारे पड़ोसी चीन ने 6th जनरेशन इंजन का निर्माण कर लिया है, जबकि हम अब भी 4थी पीढ़ी के राफेल विमानों पर निर्भर हैं, जिनमें अनेक तकनीकी सीमाएं हैं। देश में सामाजिक कल्याण योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, जैसे लाडली बहना योजना, SC/ST कल्याण योजनाएं और अल्पसंख्यक सहायता योजनाएं, लेकिन रक्षा अनुसंधान और विकास में अपेक्षित निवेश नहीं किया जाता। 2024-25 के केंद्रीय रक्षा बजट में केवल 7-8% राशि R&D पर खर्च की गई, जबकि कुल रक्षा बजट 6.3 लाख करोड़ रुपये था। रक्षा क्षेत्र के अनुसंधान और विकास R&D में अपेक्षित निवेश नहीं किया जाता। इसका परिणाम भविष्य में अत्यंत गंभीर हो सकता है।
जब तक हम रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर नहीं बनते, तब तक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना कठिन रहेगा। पिछली सरकारों ने इस क्षेत्र पर गंभीर ध्यान नहीं दिया। वर्तमान मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, जिनका प्रभाव भी दिखने लगा है, परंतु ये प्रयास और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा अनुसंधान और नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। AI और रोबोटिक्स के इस युग में हमें एक साथ अनेक मोर्चों पर युद्ध लड़ना होगा। युद्ध के स्वरूप निरंतर बदल रहे हैं। अब ये केवल सीमा पर नहीं, बल्कि साइबर, डेटा, ड्रोन और स्पेस के क्षेत्र में भी लड़े जा रहे हैं। इसलिए रक्षा निर्माण और अनुसंधान पर गहन कार्य करना समय की आवश्यकता है। भारत के पराधीन होने का मूल कारण ये था कि महाभारत युद्ध के पश्चात बौद्ध मत और अहिंसावाद के अतिवाद ने समाज से क्षात्रभाव को नष्ट कर दिया। रक्षा उपकरणों के निर्माण, शोध और नवाचार का कार्य रुक गया। परिणामतः हमारे शत्रु देशों ने प्रगति की और वे हमें पराधीन बनाने में सफल हुए। अतः यह आवश्यक है कि भारत अब पुनः उसी भूल को न दोहराए। यदि भविष्य में हमें पुनः पराधीनता से बचना है, तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ही हमारे अस्तित्व की रक्षा कर सकती है। यही स्वदेशी की वास्तविक भावना है। डिजिटल स्वदेशी, सूचना की स्वतंत्रता और राष्ट्र की सुरक्षा का नया आयाम। जब हमने स्वदेशी की अवधारणा को भौतिक सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में समझा, तब स्पष्ट हो गया कि केवल हथियारों में आत्मनिर्भरता ही पर्याप्त नहीं है। आज की सबसे संवेदनशील लड़ाई होती है सूचना और डिजिटल नियंत्रण की। इसलिए देश को अपनी डिजिटल स्वायत्तता सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए हमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। हमने हाल देखा कि नेपाल जैसे छोटे देश में जब सरकार ने कुछ विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए, तो समाज में कैसी हलचल मच गई। कुछ ही दिनों में जनाक्रोश इतना बढ़ा कि राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह उदाहरण हमें चेताता है कि यदि किसी देश का संवाद, उसकी सूचना और उसके नागरिकों का सामाजिक जीवन विदेशी नियंत्रण पर निर्भर होगा, तो उसकी नीतियां और दिशा दोनों ही बाहरी शक्तियों के प्रभाव में आ जाएंगी। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है। किसान आंदोलन के समय हमने देखा कि सोशल मीडिया किस प्रकार सूचना और दुष्प्रचार दोनों का माध्यम बन गया। कुछ वीडियो और संदेशों ने आंदोलन को संयमित दिशा दी, पर अनेक भ्रामक सूचनाओं ने समाज को विभाजित करने का कार्य किया। यही वह क्षण था जब ये स्पष्ट हुआ कि डिजिटल माध्यम केवल सूचना का नहीं, बल्कि मानसिक नियंत्रण का भी उपकरण बन चुके हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि भारत डिजिटल आत्मनिर्भरता को केवल एक विकल्प न माने, बल्कि उसे अपनी राष्ट्रीय नीति का अनिवार्य अंग बनाए। हमें अपने स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन और डेटा सर्वर नेटवर्क विकसित करने होंगे, जो न केवल तकनीकी रूप से सक्षम हो बल्कि भारतीय मूल्यों और सामाजिक संरचना के अनुरूप भी हों। आज भारत के पास ऐसे अनेक स्वदेशी प्रयास मौजूद हैं, परंतु हमने उन्हें वह स्थान नहीं दिया जिसके वे अधिकारी हैं। भरोस जो IIT मद्रास द्वारा विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। ये लिनक्स कर्नेल पर चलता है और इसमें प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विस पास जैसी सुरक्षा सुविधाएं हैं जो उपयोगकर्ता की निजता को प्राथमिकता देती हैं। इसी प्रकार CDAC द्वारा विकसित भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस बॉस देश का अपना लिनक्स वितरण है, जो भारतीय भाषाओं के समर्थन और सरकारी उपयोग के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इसका नवीनतम संस्करण बॉस 10.0 प्रज्ञा मार्च 2024 में जारी हुआ। इसी प्रकार इंडस ऐप स्टोर भारतीय भाषाओं में समर्थ एक स्वदेशी ऐप प्लेटफॉर्म है, जो विदेशी ऐप स्टोर का सशक्त विकल्प बन रहा है। जोहो कॉर्पोरेशन ने भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग को एक नई दिशा दी है। इसके जोहो राइटर, जोहो शीट, जोहो शो, जोहो मेल और जोहो CRM जैसे उत्पाद आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वास्तविक विकल्प हैं। इसी कंपनी ने अरट्टाई नामक स्वदेशी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म भी बनाया है, जो व्हाट्सएप से कहीं अधिक गोपनीय और उपयोगी है। पर प्रश्न यह है कि इन सब के होते हुए भी हम विदेशी प्लेटफॉर्मों पर इतने निर्भर क्यों हैं? इसका कारण तकनीकी नहीं, मानसिक है। हमें विदेशी उत्पादों पर सहज विश्वास होता है और स्वदेशी प्रयासों पर संदेह। यह मानसिकता ही हमारी डिजिटल पराधीनता का मूल कारण है। जब तक हम अपनी तकनीकी प्रतिभा पर गर्व करना नहीं सीखेंगे, तब तक विदेशी कंपनियां हमारे डेटा और संवाद पर अधिकार रखती रहेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों से आह्वान किया था कि वे भारत का अपना डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाएं, ऐसा तंत्र जो न केवल आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारतीय हो। ये केवल तकनीकी क्रांति नहीं, बल्कि मानसिक स्वराज्य की दिशा में पहला कदम है। डिजिटल स्वदेशी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कुछ आवश्यक बिंदु हैं: डेटा का स्थानीयकरण, स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास, सार्वजनिक निजी सहयोग, भारतीय भाषाओं में उपयोग की सरलता और नागरिकों में डिजिटल अनुशासन। जिस प्रकार UPI ने भुगतान प्रणाली में क्रांति लाई, उसी प्रकार यदि भारतीय स्टार्टअप्स और विश्वविद्यालय मिलकर डिजिटल स्वदेशी को जन जन तक पहुंचाएं, तो हम एक नई तकनीकी सभ्यता के निर्माण की दिशा में अग्रसर होंगे। भारत के पास सब कुछ है: प्रतिभा, संसाधन और दृष्टि।
आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम स्वदेशी को अपने दैनिक जीवन की आदत बनाएं। जब हम अपने मोबाइल में भारतीय ऐप, अपने कंप्यूटर में भारतीय सॉफ्टवेयर और अपने संवाद में भारतीय विचार को अपनाएंगे, तभी भारत सच्चे अर्थों में डिजिटल रूप से स्वतंत्र होगा। जिस प्रकार राम सेतु के निर्माण में एक गिलहरी ने भी अपने सामर्थ्य अनुसार योगदान दिया था, उसी प्रकार यदि प्रत्येक भारतीय नागरिक स्वदेशी प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने का संकल्प ले तो ये भी राष्ट्र के पुनरुत्थान का सेतु बनेगा। यह कोई तकनीकी प्रयोग मात्र नहीं, बल्कि राष्ट्रधर्म की पुकार है, आत्मनिर्भर भारत की ओर, डिजिटल स्वतंत्रता की ओर और अंततः भारतीय चेतना के पुनर्जागरण की ओर। सनातन आर्थिक मॉडल और स्वदेशी अर्थव्यवस्था। तीसरे और चौथे विषय में हमने रक्षा और डिजिटल स्वदेशीकरण की आवश्यकता को समझा। अब समय है कि हम आर्थिक आत्मनिर्भरता और सनातन आर्थिक सिद्धांत पर ध्यान दें। आधुनिक दुनिया में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही केंद्रीकृत मॉडल हैं। पूंजीवाद में धन कुछ हाथों में सिमट जाता है, जबकि समाजवाद में सत्ता का केंद्रीकरण राज्य के पास होता है। परिणामस्वरूप दोनों ही मामलों में व्यक्ति की स्वतंत्रता, रचनात्मकता और नैतिक चेतना क्षीण हो जाती है। इसके विपरीत सनातन आर्थिक सिद्धांत पुनर्तः विकेंद्रित और धर्मपरायण है। इसमें समाज और शासन के कार्य स्पष्ट रूप से विभाजित हैं। जैसे सृष्टि में ब्रह्मा सृष्टि का कार्य करता है, विष्णु संरक्षण करते हैं और महेश विनाश का कार्य करते हैं, उसी प्रकार राज्य और समाज के क्षेत्र निर्धारित हैं। राज्य केवल विदेशी नीति, रक्षा, मुद्रा, राजस्व और गंभीर अपराधों जैसे विषयों का संचालन करता है। समाज शिक्षा, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, न्याय और सांस्कृतिक जीवन का संचालन स्वयं करता है। ग्राम पंचायतें न्याय की मूल इकाइयां होती थीं। भूमि विवाद, पारिवारिक कलह या छोटे सामाजिक मतभेद वहीं सुलझाए जाते थे, जबकि हत्या, डकैती या राजद्रोह जैसे गंभीर अपराध राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते थे। ये न्याय प्रणाली न अत्यधिक केंद्रीकृत थी, न समाज से अलग। यह एक जीवंत और उत्तरदायी सामाजिक तंत्र का उदाहरण थी। सनातन मॉडल में वर्ग संघर्ष की कोई भूमिका नहीं है। समाज गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर चलता है, न कि ईर्ष्या, हिंसा या भौतिक समानता के भ्रम पर। धर्म के शाश्वत नियमों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभावानुसार कर्म करता है और इसी कर्म से उसकी प्रगति तय होती है। यही वर्णाश्रम व्यवस्था का सार है। ये किसी को सीमित नहीं करती, बल्कि शून्य से शिखर तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है। इसके विपरीत आधुनिक पूंजीवाद और समाजवाद ने वर्ग संघर्ष, हिंसा, उपभोक्तावाद, परिवार विघटन, पर्यावरण विनाश, भ्रष्टाचार, नैतिक क्षय और मानसिक अवसाद को जन्म दिया। समाजवाद की समानता केवल कल्पना है। धन का समान वितरण असंभव है, क्योंकि सभी मनुष्यों के गुण, क्षमता और स्वभाव भिन्न हैं। अमीर की संपत्ति छीनकर गरीब को देने से न समाज संपन्न होगा, न गरीबी समाप्त होगी। वास्तविक समृद्धि तब आती है जब व्यक्ति परिश्रम, संयम और धर्म के मार्ग से अर्जन करे और अपने कर्मों से उन्नति करे। यही सनातन व्यवस्था का सिद्धांत है, जो व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और अंततः मोक्ष के पथ पर अग्रसर करता है। सनातन आर्थिक मॉडल का दर्शन न केवल आर्थिक रूप से बल्कि दार्शनिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। हमारे यहाँ ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान, कर्म और भक्ति। ये तीनों मार्ग अलग हैं, पर विरोधी नहीं, वे परस्पर पूरक हैं। यही पूरकता सनातन आर्थिक व्यवस्था की आत्मा है, जो जीवन और समाज को संतुलित बनाती है। पश्चिमी आर्थिक मॉडल, चाहे वह पूंजीवाद हो या समाजवाद, पृथ्वी पर असंतुलन, शोषण और अराजकता उत्पन्न कर चुके हैं। उन्होंने मनुष्य को केवल उपभोक्ता बना दिया, परिवार को तोड़ा, नैतिक चेतना को क्षीण किया और मानसिक तनाव व अवसाद बढ़ाया। इन केंद्रीकृत और अब्राहमिक सिद्धांतों की तुलना में सनातन आर्थिक मॉडल एक जीवंत, धर्मनिष्ठ और संतुलित व्यवस्था है, जो समाज को आत्मनिर्भर बनाती है और व्यक्ति को आत्मबोध की ओर ले जाती है। सनातन आर्थिक मॉडल का प्रत्यक्ष उदाहरण हमें प्राचीन भारत में मिलता है। वहां न कोई भूखा था, न अन्याय, न वर्ग संघर्ष। शासन धर्म पर आधारित था और समाज स्वशासित। यही आदर्श गांधी जी के स्वराज्य और ग्राम स्वराज्य के चिंतन का आधार बना। उनके स्वराज्य का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था, यह आत्मनियंत्रण, नैतिकता और धर्मपरायणता पर आधारित एक मानवीय आर्थिक व्यवस्था का स्वप्न था। आज, स्वतंत्रता के 7 दशकों बाद, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, तो पाते हैं कि उद्योगों का केंद्रीकरण, पूंजी का संचय और शासन की यांत्रिकता ने भारत की आत्मा को कमजोर कर दिया है। कभी जो शासन सेवा का पर्याय था, वह आज नियंत्रण का प्रतीक बन गया। कभी जो राजनीति जनहित का साधन थी, वह अब स्वार्थ का उपकरण बन चुकी है। इस परिस्थिति में सनातन आर्थिक मॉडल की ओर लौटना और स्वदेशी के वास्तविक अर्थ को समझना अत्यंत आवश्यक है। केवल तभी हम समाज को संतुलित, धर्मपरायण और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। यही मार्ग न केवल भारत बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग है।